बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है और वो जो खुश्क सर्दी और हर कोई बीमार हो रहा था, ये जो आज हल्की फुल्की बारिश हुई है, कुछ इलाकों में ये हल्की फुल्की बारिश, तो आई होप एक दफ़ा बारिश होगी तो ये सिलसिला भी कम हो जाएगा। सर्दी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। गर्म कपड़ों के साथ साथ कोशिश कीजिए कि गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल भी कीजिए, तो आप सर्दी की शिद्दत से महफूज रहेंगे। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हमने खबरों की तरफ बढ़ना है, लेकिन जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे 11:05 पर। तो सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। सर्दी बढ़ते ही गैस को भी ठंड लग गई। छत्तीस थानों की अपग्रेडेशन मुकम्मल। इस्लामिया ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। और कुछ इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से भी बात करेंगे। नए साल के आगाज में सीएम साहब ने क्या तोहफा दिया है, ये भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले आज की पहली खबर की तरफ। लोड शेडिंग हो रही है। दो हिस्से हैं इस खबर के। एक तो गैस की सूरत हाल, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे, बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन उससे पहले समझ से बाहर है कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बड़े अफसोसनाक बात है कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और वो भी सर्दियों में। हाँ। होनी तो ये चाहिए थे गर्मी में होती है, 2 घंटे हो जाए, 1 घंटे 12 घंटे इकट्ठे, और वो भी सर्दियों में। गर्मियों में तो सुना था कि एसी लोग चला लेते हैं और लोड बढ़ जाता है और गर्मियों में जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो जाती है, लेकिन सर्दियों में भी लोड शेडिंग हो रही है। तो गर्मियों में जाकर क्या होगा? गर्मियों में तो फिर 24 घंटे लोड शेडिंग होगी और इस वाले से वापडा ने अभी तक कुछ भी नहीं प्लानिंग की। और मैं छोटा होता था उस वक्त भी पता चला था कि लोड शेडिंग हो रही है और इतनी बिजली का शॉर्टफॉल है और वापडा इतने नए डैम बनाएगा, इतने पावर प्लांट लगाएगा, इतने नए जनाब हेडवर्क्स बनेंगे, लेकिन अभी तक वो उसी को सिलसिला लोड शेडिंग उसी तरह हो रही है। बिजली का शॉर्टफॉल भी उसी तरह है और बिजली की जो शॉर्टफॉल है वो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा और हर साल बिजली की जो शॉर्टफॉल है वो बढ़ता जा रहा है और वापडा इसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं कर रहा और ना हुकूमत ट्रस्ट से मस हो रही है। और देखिए 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग, ये क्या माजरा नहीं, ये मजाक है, ये अवाम के साथ मजाक है। मतलब आपने सांस और बिजली इतनी महंगी है कि एक बटन दबाए मंतक समझ नहीं ना आ रही। लोड शेडिंग के साथ अगर एक बटन थोड़ी देर के लिए दबा दे बिजली का बल्ब, 100 रुपए बिल आ जाता है उसका। एक थोड़ी देर के लिए बल्ब जलाने का इतना बिल बन जाता है। मैं यही तो कह रही हूँ कि इतनी लोड शेडिंग के बावजूद भी बिल भारी भरकम आ रहे हैं हर महीने, आपको पता और साथ में देखिए गैस का प्रेशर डाउन हो गया, गैस आती नहीं है और गैस का लोग, कल में मैं देख रहा था टीवी पर सिटी फॉर 2 पर चल रही थी कि लोग गैस के लिए मुजाहरे कर रहे थे कि हमारे इलाके में गैस नहीं आ रही और सुई गैस वाले इतने बेहस हो चुके हैं कि मज़ारों का भी उन पर असर नहीं होता कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, लोग धरना देते हैं, लोग रोड ब्लॉक करते हैं, इसका भी कोई नोटिस नहीं लेता ना कोई इसका। अच्छा, लोड शेडिंग का, गैस लोड शेडिंग का भी शेड्यूल है, पीक टाइम्स हैं इसके भी जब गैस कम की जाती है, लेकिन इन पीक टाइम्स के अलावा अपने घर का हमारा एक्सपीरियंस ये है कि दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक गैस इतनी कम होती है कि आप खाना नहीं बना सकते। मेरे ख्याल से वो 5 से तकरीबन जो 8-9 के दरमियान गैस का प्रेशर ठीक होता है सिर्फ, बाकी सुबह के टाइम भी गैस का प्रेशर इतना डाउन होता है। अर्ली मॉर्निंग ठीक है, 12 बजे के बाद से तकरीबन 5 बजे तक प्रेशर को खुद डाउन किया जाता है। मतलब अब खाना तो उसी टाइम हर घर में दोपहर का बनना है, क्या करें लोग। ऑलमोस्ट घर में बच्चों को जब स्कूल लोग भेज देते हैं तो 11-12 बजे के करीब बहुत सारे लोग नाश्ता भी करते हैं। अली, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। 70 सालों से हम तो यही देख रहे हैं और मुझे लगता है आगे भी यही होगा, बल्कि इससे वर्स्ट साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बेहिस। मुलाजिम का क्या होना है बेहिस सर? हाँ, ऊपर जो बैठे हैं उनका काम है सर, गवर्नमेंट का काम होता है। इतने सालों से आपकी हुकूमतें करती कर रही कि हमें आप गैस, बिजली जो है वो साफ पानी नहीं हमें आप दे सके। इससे अंदाज़ा लगा लें कि हम लोगों ने तरक्की कहाँ पे करनी है। हमारे से जो कम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके पास बिजली पूरी है। सही कह रहे हैं आप। नेपाल की बात कर लें, नेपाल के जर्नलिस्ट थे, मैं उनसे मिला था, उन्होंने बताया कि हमारे पास हमने कभी लोड शेडिंग देखी नहीं है, हमने अब इतनी बिजली बना ली है। अब नेपाल का मुकाबला पाकिस्तान से देखें,
तो पाकिस्तान कहाँ पे है तो वो कहाँ पे है, वो छोटा सा मुल्क है और हम यहाँ पर बिजली नहीं पैदा कर सके और बिजली की बुनियाद पे ही हमने आगे जाके वोट लेने। हमारे यहाँ लोगों की यही हमने, साफ नहीं, हमारा बयानिया ही यही होता है कि हम आपको बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, ऐलान करेंगे, ऐलान के बाद जब आप हुकूमत में आ जाएंगे फिर आपकी गर्दन में पूरा एक बहुत बड़ा सरिया जो है ना वो आ जाता है और सरिया आने के बाद फिर आप आवाम का दुख जो है वो समझते नहीं है, वो दुख आपको भूल जाते हैं। ये दुख उस वक्त नज़र आते हैं जब आपने उनके आगे इलेक्शन या वोट के लिए भीख मांगनी होती है, तब आपको जो नीचे बैठा हुआ शख्स जो है वो भी आपको बादशाह नज़र आता है कि यार इससे मैंने वोट लेना है तो इसके पास चल के जाना है। तो लिहाजा अना बदकिस्मती की बात है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं मुल्क बहुत अच्छा है, ये हमें एक तोहफा मिला था, तोहफे को हमने इस तरह से बिगाड़ के रख दिया है कि कोई चीज़ आपको सहूलत जो है वो नहीं मिल रही। यहाँ पर ये बिजली, गैस, पानी, हम कब से इन चीज़ों का बर्दाश्त करते रहेंगे? आए रोज जहाँ भी चले जाए वो कह रहे हैं जी लोड शेडिंग हो रही है और सर्दियाँ हैं, इतनी शदीद सर्दी में नहीं, मतलब हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि हम सर्दी में भी आप लोड शेडिंग ना खत्म करें, शेडिंग ना कर सके। चलो गर्मी में तो चलो ठीक है, गर्मी तो हमारे लिए एक अजाब है ना। गर्मियों में तो लोगों ने 18-18 घंटे लोड शेडिंग भुगती है, इतना बुरा हाल था। लेकिन अब मंतक भी तो समझ लगे ना, मतलब मंतक कह देंगे जी हमारे पास सिस्टम पुराना है, सिस्टम पुराना होने की वजह से, फॉग की वजह से वो सिस्टम जो बैठ जाएगा, हम सिस्टम को बचाने के लिए कर रहे हैं। भाई आप सिस्टम को ही कम से कम अपग्रेड कर लें। अब बिजली का बिल तो आप ऐसे टिका के भेजते हो। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि हम रफी प्लीज रिक्वेस्ट आपसे शाहिद सिप्रा साहब को, शाहिद सिप्रा से बात करें, वो आपको सही बताएगा वजह क्या है, क्योंकि हम गैस का भी पूछे कि जी प्रेशर की टाइमिंग क्या है जो डाउन करते हैं। लोग शिकायत ये कर रहे हैं कि पूरा दिन जो गैस प्रेशर है वो इतना डाउन होता है कि आप खाना घर चले जाए ना, वो कह रहे यार चेक करो गैस आ रही है, मतलब ये हालात आ गए खाने को यकीन माने लोग आप सोचें अब ये हालात आ गए। हाँ, बाकी है। और फिर लोग अगर वो जो प्रेशर लगाते हैं, जो वो लगाते हैं कि वो साथ सिस्टम लगाते हैं गैस खींचने वाला, उस पर सुई गैस वाले आकर पकड़ लेते हैं, उस पर सुई गैस वाले आकर पकड़ लेते हैं। वो जरा एक बंदा जाए तो जाए खाना नहीं, तो फिर लोगों के पास ऑल्टरनेट। हम इस बात की बिल्कुल हिमायत नहीं करें कि आपको कंप्रेसर लगाना चाहिए, लेकिन अब जो बंदा बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कुछ इलाकों में तो बिल्कुल गैस नहीं आती, वो फिर प्रेशर कंप्रेसर क्यों ना लगाए? बाहर के खाने कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, बाहर की रोटियां कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, फिर किसी ने ऑल्टरनेट की तरफ तो जाना है। सिलेंडर खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं। उसको मेहमान आ जाए, मेहमान को भी बताते हैं कि भाई इस टाइम पे आना, इस टाइम गैस आती है, गैस आती है। मतलब हमारे मेहमान की आमद भी गैस की आमद से मशरूत। चाय का एक कप नहीं बन सकता जी, ऑनेस्ट नहीं बन सकता, नहीं हम को यार गैस नहीं आ रही प्लीज अभी ना आना, गैस आने तो फिर आ जाना, हमें खाना बनाना है। इस तरह के हालात अब बात करते हुए जो है ना वो दुख होता है कि यार हम किस दुनिया में जी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो यहाँ पे दूसरे मुल्कों के अंदर मिसाइल कुछ और होते हैं, हमारे यहाँ सिर्फ गैस, बिजली, पानी, हम इनसे नहीं बाहर निकल रहे। बिल्कुल हम कब इनसे बाहर निकलेंगे, कब हम जो है वो आगे जाके कुछ तरक्की करेंगे। दुनिया आईटी के अंदर आईटी से भी जदीद किस्म की वो टेक्नोलॉजी के आगे वो काम कर रहे हैं और हम सिर्फ ये कि यार गैस आने तो पहले बिजली आती है तो और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो सिस्टम बैठ जाता है, ट्रिपिंग शुरू हो जाती है, लोड दोबारा के जी बारिश हो गई है इस वजह से ट्रिपिंग शुरू हो गई है। अब वासा को देख लें, वासा के बुरे हालात हैं। अब सीवरेज के मामला देख लें, वो बुरे हालात, गटरों का हालात देख लें, वो बुरे हालात है। और गलियों में आप जाएँ तो वहाँ गटर का पानी जो है गलियों को आया होता है। मैं कई जगह गया हूँ जहाँ ये सर्वे किया इलेक्शन का और इस दौरान गटरों का पानी जो है गलियों में आया हुआ था, वो पता नहीं क्या होगा। अच्छा जी, हमें शाहिद सिप्रा साहब ने ज्वाइन किया। शाहिद सिप्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि गैस की लोड शेडिंग का शेड्यूल क्या है, क्योंकि हमारे तो सूरत हाल ये है कि दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक प्रेशर इतना डाउन होता है कि खाना नहीं बन सकता, उसके बाद कुछ 5 बजे के बाद जाके बेहतर सूरत हाल होती है। तो मुझे ये बताइए कि क्या है इसका तमाम तर शेड्यूल? देखें, मौसम सरमा तो इसी तरह ही गुजरेगा। आपको गैस कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी प्रेशर डाउन होगा। और जो आपने शेड्यूल की बात की है कि विफाकी हुकूमत ने जो नॉर्दर्न गैस कंपनी को हदायत कर रखी है, उसके मुताबिक 3 औकात में खाना पकाने के लिए गैस देने का हुक्म दे रखा है कि प्रेशर के साथ गैस दी जाए। सिर्फ गैस देने के लिए नहीं, साथ में है कि प्रेशर के साथ गैस दी जाए ताकि वो खाना पका सके। जिसमें अगर नाश्ते की बात की जाए तो सुबह के औकात में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक है, उसके बाद दोपहर में 12 बजे से 2:30 बजे तक, और शाम में 4 साढ़े 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक है, और रात 10 बजे मुकम्मल शटडाउन है, सुबह 6 बजे तक मुकम्मल तौर पर गैस बंद रहेगी। अब बात यह है कि जो शेड्यूल तो दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अगर शहरियों को गैस नहीं मिल रही तो फिर ये टोटल फेलियर जो है SNGPL का है।
अब देखें 3-4 दिन से लाहौर शहर का वेदर चेंज हुआ है, अचानक सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, आज भी सर्दी है। तो ऐसे में सार्फिन ने गैस का इस्तेमाल बढ़ाया है, गीजर का इस्तेमाल शुरू है, बाज़ मकामात पर हीटर जो है उसका भी इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। तो अब SNGPL का कड़ा इम्तिहान शुरू है, ना सिर्फ SNGPL बल्कि सार्फिन का मेरे ख्याल में ज्यादा इम्तिहान शुरू हुआ कि उन्होंने किस तरह खाना पकाना है। उन्होंने आज हफ्ते से बच्चों को स्कूल में भेजना है, तो उनका नाश्ता, उनका जो लंच है वो किस तरह तैयार होगा। तो ये सारे मामला हैं। LPG की कीमत गुज़श्ता रोज देख के बढ़ा दी गई है। तो ये सारे अंसर जब मिलते हैं तो सार्फिन के लिए ये मौसम सरमा जो है वो भारी नजर आता है। अभी तो आगाज हुआ है ना, 3-4 दिन हुआ है, सर्दी आई है, 1-1.5 महीना तक तो रहनी है। तो सार्फिन की मुश्किलात जो है मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए ये तो समझ आ रहा है ना कि सर्दी है तो गैस की लोड शेडिंग हो रही है। मुझे बिजली की लोड शेडिंग की वजह बता दे, इतने घंटों बिजली जो बंद की जा रही है उसकी रीजन क्या है? 12 घंटे तक का जी चल रहा है शेड्यूल। लाहौर में भी कल घंटे के साथ घंटा लोड शेडिंग होती रही है, मज़ाफात में भी इसी तरह है, एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग है, ग्रिड स्टेशन को बराह रास्त बंद करके लोड मैनेजमेंट की जा रही है। सबसे अहम वजूहात में से एक वजह है कि गुड्डू पावर जो हाउस है उसमें फनी खराबी पैदा हुई, 500 kV का जो हमारा सर्किट है वहां से, उसकी वजह से मुतासिर हुई। उसके बाद जो मौसम सरमा आता है तो खोखर साहब भी वापदा की बीट करते रहे। मंगला और सरबेला डैम जो है वहां से जनरेशन इंतहाई कम हो जाती है, तो वो हमारे पास जनरेशन कम हो गई है। उसके बाद LNG के जो पावर हाउसेज है, LNG को कम किया जाता है, घरेलू सार्फिन की तरफ डाइवर्ट किया जाता है ताकि उनको गैस दी जा सके। तो ये सारे आंसर मिले हैं, उसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन मौसम सरमा में गुज़श्ता साल भी थी 3-4 घंटे थी, लेकिन 12 घंटे तक की लोड शेडिंग करना जो है ये हुकूमत का टोटल फेलियर है कि मौसम सरमा में 12 घंटे सार्फिन को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़े, साथ में गैस भी ना आए। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए दोहरी जो है मुश्किल बन रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा साहब आपके वक्त के लिए। सो इसको हुकूमत का फेलियर कह के हम बरी जिम्मा सकते हैं। जो अवाम परेशान है, जिन्होंने हर महीने बाद बिल भी देने हैं और पूरा महीना ये बिल बिलाने वाली बात ही है ना कि आप खाना बनाने को तरस रहे हैं, लाइट नहीं आ रही तो आपके बाकी काम, लाइट ना आ रही हो पानी भी नहीं आ रहा होता, यानी बुनियादी ज़रूरतों से आप महरूम करके बस ये कह दे जी हुकूमत का फेलियर है। तो फिर ऐसी हुकूमत को किसी ने क्या करना है? ब्रेक लेंगे, हमने ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आने, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो अगली खबर की तरफ आते हैं। खबर है जी 36 थानों की अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली गई है। इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। थानों की अपग्रेडेशन बहुत अच्छी बात है और ये होनी भी चाहिए। जो हालात हैं, जैसे CM साहब हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आई मस्ट अप्रिशिएट के थानों पर भी काम हो रहा है, लेकिन साथ साथ इनके रवैयों पर और इनसे रिपोर्ट लेनी चाहिए कि ये क्या काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, थानों की अपग्रेडेशन जो है ये बिलाशुबा एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी पुलिस के थाने हैं, उनके पुलिस के जो दफातर हैं, उनकी भी तज़ीन-ओ-राश हो रही है और पुलिस को नई नई गाड़ियां भी मिल रही हैं और CM साहब ने काफ़ी पुलिस पर जो है मेहरबानियां की हैं। लेकिन पुलिस का जो रवैया है, जो आपने पॉइंट आउट किया है, या पुलिस का जो क्राइम है वो उससे बढ़ गया, वो बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया और पुलिस वाले उसी तरह लोगों को थानों में तशद्दुद करते हैं, थानों में अब से बजा में रखते हैं और झूठे पर्चे दर्ज करते हैं लोगों पर और लोगों को बेजा तंग करते हैं और वो जो है उसी तरह जारी है। होना तो ये चाहिए, जब इनके थानों की अपग्रेडेशन हुई है, इनको नई गाड़ियाँ मिली हैं, अफसरों के जो तज़ीन-ओ-राश दफ्तरों की हुई है और जितनी नई गाड़ियाँ मिली हैं वो सारी अफसरों ने अपने पास रख ली हैं। और जो थानों की अपग्रेडेशन हुई है ये पहली दफ़ा हुई है। इससे पहले अफसर जो बजट आता था थानों का, वो अफसर अपने दफ्तरों में लगा लेते थे, अपने दफ्तरों पर तज़ीन-ओ-राश कर लेते थे, लेकिन पुलिस का जो रवैया है वो वही का वही है। क्योंकि अब देखें ना, कारपेटेड हवालात है, नया माहौल है, आरामदेह सोफे और कुर्सियां हैं, यूनिफॉर्म में मलबूस फ्रंट डेस्क का अमला मौजूद है। ये फ्रंट डेस्क का अमला ही अगर काम करना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोगों को आसानी हो जाएगी। अली, अब उम्मीद तो की जा सकती है। हमने कल वज़ीर आला पंजाब से भी यही सवाल किया कि आपने उनको एक कितना अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया और उनका भी यही मानना था कि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट जब किसी को देंगे ना तो उससे ऑटोमेटिकली बेहतरी आएगी, आप बेहतरी की उम्मीद कर भी सकते हैं। और उनकी कोशिश भी यही है कि लोगों के साथ पुलिस का रवैया जो है वो मजीद बेहतर हो। IG साहब और जब से आए हैं इन पे नवाज़िशाती कर रहे हैं। देखिए, अब पुलिस पे हम क्या कह सकते हैं कि एक नवाज़िशात भी हैं और दूसरा वो इन चीज़ों से महरूम भी थे। कुछ महरूमियाँ भी थी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनको घर नहीं दे रही थी, ये भी मसाइल थे। अब वज़ीर आला पंजाब ने उनके लिए 313 घर जो है वो अप्रूव किए। फिर मैंने उनसे सवाल भी किया
क्या ऑफिसर्स को तो नवाज रहे हैं, उन्हें क्या सिर्फ ऑफिसर्स नहीं है, जो पुलिस एहलकार हैं, पूरे छोटे मुलाजमीन हैं, उनके लिए भी हम घर दे रहे हैं, उनको भी घर दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर हमारी अपील यही है कि पुलिस जो है वो अब लोगों के साथ अपना बिहेवियर जो है वो अच्छा करे, मुजरिम के साथ नहीं, लेकिन जो आम इंसान है उनके साथ अपना बिहेवियर जो है वो आप बिल्कुल ठीक रखें। यहाँ पर जिस बेचारे के साथ राजनी चोरी डकैती हो जाती है, के साथ भी क्यों अच्छा बिहेवियर ना रखा जाए। नफरत जो है तो वो तो इंसान से तो नहीं ना नफरत होनी चाहिए, नफरत तो उसके जुर्म से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मुजरिम के साथ भी अच्छा रवैया किया जाए ताकि वो उसकी ट्रेनिंग हो जाए, वो आइंदा दोबारा पुलिस से इतना मुतासर हो कि वो दोबारा जराइम करे ही ना। इस तरह का भी रवैया होना चाहिए। ऐसा तो वैसे कभी नहीं होगा, लेकिन हम जहाँ पर थानों की अपग्रेडेशन की बात करें तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव जरूर है, ये होना भी चाहिए। है ना, आप एक अच्छे रूम में एक अच्छे ऑफिस में बैठे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली अगर आप ये सब कुछ कर देंगे एफआईआर का इंदराज ही नहीं हो पाएगा। यहाँ से किसी के साथ चोरी डकैती राजनी होती है, वो जाता है, उसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं होता, उसको कहते जाके जी बाहर बैठो, फिर क्या किसी की दाद रसी नहीं होगी। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने बकायदा फ्रंट डेस्क को बहुत ज्यादा मुतहर्रिक किया है। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। मॉनिटरिंग देखिए, अब फ्रंट डेस्क के ऊपर कैमरा लगा के मॉनिटरिंग तो हो रही है। अब आप आईजी पंजाब ने एक कंप्लेन सेल बनाया हुआ है, अगर आपकी बात वहाँ पे थाने में नहीं सुनवाई होती तो आप वो नंबर जो है वो 787 जो नंबर उसकी सीएम तक रसाई है, नहीं आईजी पंजाब की, वो एक उनका कंप्लेन सेल है, आप वहाँ पे कंप्लेन करके अपना दराज करवा सकते हैं। अब कंप्लेन सेल वो भी मुतहर्रिक है। अब आईजी पंजाब वो ब्रीफिंग दे रहे थे कि किस तरह से उनका कंप्लेन सेल जो है वो काम कर रहा है। अब एफआईआर जो है, एफआईआर का अंदराज फौरी तौर पर किया जाता है। हाँ, किसी जगह पर आते हैं इशू, मैं ये नहीं कह सकता कि जनाब नहीं आते हैं किसी जगह, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली पुलिस को अपने बिहेवियर को अब मजीद जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अब नए पुलिस ऑफिसर्स आज तो रहे, यंग जनरेशन आ रही है, लेकिन उनके रवैया बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन जब आप किसी को 10-10, 12-12 घंटे एक सड़क पे खड़ा करके रखेंगे ना, उसके बिहेवियर से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो लिहाजा उसके लिए भी आपको इनके टाइम के ऊपर तवज्जो देनी होगी। अना सिंपल सी बात है, आप 12 घंटे एक जगह पे खड़े रहो, नहीं, उस 12 घंटे के बाद सिंपल सी बात है ना, तो आपको अपने पुलिस स्टेशन के अंदर, अपने पंजाब के अंदर जो पुलिस की एक वैकेंसीज पड़ी है ना, उनको फुल करना पड़ेगा। आपको अपनी तादाद बढ़ानी पड़ेगी ताकि एक बंदा जो है उससे 8 घंटे ही काम लिया जाए। जब आप 8 घंटे से ज़ायद जाएंगे तो फिर नुकसान। नहीं, अग्री इस बात से तो जाहिर बात है कि अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग बनाया है इसके ऊपर लोड भी एक हद तक आप डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो जाहिर बात है फिर उसका रिएक्शन तो रिएक्शन तो आना ही आना है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह हुआ है खोखर साहब। जी बिल्कुल, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह हुआ है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मर्दों ख़वातीन फैमिली के लिए 20 से ज़ायद जो है वो इंडोर जो है स्पोर्ट्स फ्राहम की गई हैं, और इस वाले से लेडीज़ एहलकारों के लिए 120 इलेक्ट्रॉनिक बाइक खरीदने की भी मंजूरी हुई है। ये बड़ा अच्छा कदम है, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन जो है उनको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो एक्सेस दी गई है, ये बड़ा अच्छा कदम है। होना ये चाहिए कि दिन के टाइम सुबह 9 से जो है 4 बजे तक ख़वातीन का टाइम रख दिया जाए, मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम और रात का टाइम जो है मर्दों के लिए रख दिया जाए, ताकि जो घरेलू ख़वातीन है वो भी जिम जाकर ज्वाइन कर सके, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जा सके, और जो मर्द हैं वो भी जा सके। दोनों का बराबर मौका मिलना चाहिए। और ख़ास तौर पर इसके साथ साथ बच्चों के जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स हैं, बच्चों को भी उसमें जाना इजाज़त होनी चाहिए, बच्चों को भी जाने के लिए बच्चों के लिए भी उनके हाल होने चाहिए और उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होनी चाहिए ताकि बच्चे भी वहाँ जाएं, और ये मुख्तलिफ इलाकों में बनाने का मकसद भी यही है कि रसाई आसान हो सके। अच्छा, सिंपल सी बात है, एक खाली ग्राउंड था, कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ, अब उस ग्राउंड के अंदर आपने खूबसूरत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। इस इलाके के लिए एक सहूलत है ना, लेकिन इस सहूलत में भी उनको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। 2 लाख रुपए फीस देंगे तो सालों भर की फैमिली की मेंबरशिप है, ये चीज़ है। आपको क्योंकि पे करके जाएंगे, आप हर चीज़ का ख्याल रखेंगे वहाँ पे, अदरवाइज पब्लिक प्लेस पे लोग क्या हाल करते हैं, आपको मेंटेनेंस करने में आसानी होगी। सिंपल सी बात है, इतना अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि ये शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, लेकिन डिले होते हुए इसकी कॉस्ट भी बढ़ी, लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत ने इनको बर वक्त फंड दिए और इनको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हुक्म दिया कि जनाब जल्द अज जल्द इनको कंप्लीट करें, और हम देख रहे हैं जो अवामी फलाह का मंसूबा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अगली खबर की तरफ आएंगे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन, और कुछ बात कर लेते हैं जी। निगरान वजीर आजम दौरे लाहौर पर है और उन्होंने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर सरमायाकारों को एक ही छत तले दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। उनके दौरे का अहवाल अली से जान लेते हैं। अली भी कल साथी थे। जी अली। जी बिल्कुल, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो एक निगरान हुकूमत का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था,
जो सरमायाकार हैं उनके हवाले से कि बिज़नेस के हवाले से बहुत ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में आपको मुश्किलात का सामना था कि आपको ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो है ना उसको आपको रिप्लेस करना था। तो वो रिप्लेस करने के बाद BFC जो है वो बना दिया गया। इसका मकसद ये कि इसमें सूबाई और वफाकी महकमे जो हैं उनको एक छत के अंदर जमा किया और जो भी किसी सरमायाकार को बिज़नेस के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उनको आसानी मिल सकती है। तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने कल निगरान वज़ीर आज़म को जो है वो ब्रीफ़ किया कि किस तरह से उनका इनिशिएटिव है। तो वज़ीर आज़म ने मीडिया ब्रीफिंग में एक बहुत लफ्ज़ जो है वो उन्होंने इस्तेमाल किया कि जब वो लाहौर आते हैं तो पंजाब की तरक्की देखकर जो है वो वफाक भी रश्क करता है। तो उन्होंने लफ्ज़ तो ये बोला था कि उनको हसद फील होता है कि कितनी तरक्की कैसे कर रहे हैं, ये भी तो निगरान हुकूमत है। तो उन्होंने कहा कि निगरान क्योंकि पंजाब हुकूमत में काम जो है वो मौसम स्पीड से हो रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा इस बात को सराहा कि तरक्की हो रही है पंजाब के अंदर। तो फिर बिज़नेस फैसिलिटेशन के ऊपर भी उन्होंने बातचीत की और बताया कि किस तरह से ये सेंटर जो है वो काम कर रहा है। तो सेंटर का मकसद सिर्फ ये है कि जितने भी बिज़नेस करने वाले ताजे बरादरी लोग हैं उनको एक छत यानी कि वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो है उनको सहूलियात मिल सकें। एक अच्छी काविश है, एक अच्छा प्रोग्राम है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था और हमने बहुत लेट किया। अब इसमें भी मज़ीद और रुकावटें हैं जिसको वज़ीर आला पंजाब जो है वो दूर करेंगे ताकि जो एक वन विंडो सेल महकमों के अंदर काम कर रहे हैं उसको भी ख़त्म किया जा सके कि जो बंदा यहाँ पे इस BFC सेंटर में आए वो यहीं से ही अपना हर चीज़ NOC सर्टिफिकेट जो उसको चीज़ दरकार है वो लेके यहाँ से जाए, उसको दोबारा फिर महकमे में ना जाना पड़े। क्योंकि ये तो अभी तक सेंटर यहाँ पे सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कुछ सर्टिफिकेट जो हैं वो NOC वगैरह क्लियर हो सकते हैं, लेकिन मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा। आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ पॉलिसीज़ हैं आपको उसको ख़त्म करना पड़ेगा। कायदे आज़म बिज़नेस पार्क के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आपको वो दूर करने पड़ेंगे और इस पर वज़ीर आला पंजाब लगें। अगर उनको मज़ीद टाइम मिला तो वो मेरा ख्याल है कि वो ये भी करके जाएंगे क्योंकि बिज़नेस के हवाले से आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो फैसिलिटेशन आपको देनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ ये एक फैसिलिटी नहीं है। आपको टैक्स के हवाले से और आपको दीगर जो ड्यूटीज़ हैं उस पर भी ताजे बरादरी को रिलैक्स करना पड़ेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया में बिजनेसमैन को या जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाती है ताकि वो मज़ीद काम करें, इंडस्ट्री लगाएं, लोगों को रोज़गार दें, आपकी इकॉनमी को बूस्ट अप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और इसके बगैर मुमकिन भी नहीं। अच्छा जी, कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड की तकमील के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई है। बाबू साबू से सगिया तक पैकेज 2 और न्याजी चौक तक पैकेज 1 का मुआयना, मंसूबे पर दिन रात काम जो है वो किया जा रहा है। अली से मैं पूछूंगी खोकर साहब मंसूबा कैसा है? आप जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा मंसूबा है कि बंद रोड के जो लोग हैं वहाँ पर ये है कि जो बाहर से जो ट्रैफिक आती है मुल्तान रोड से या ये GT रोड से जो ट्रैफिक आती है वो बंद रोड पर आकर वो लारी अड्डे की तरफ उन्होंने जाना होता है या अंदरूनी शहर वो बदामी बाग की तरफ जाना होता है, उन्होंने वो बस अड्डे की तरफ जाना होता है। तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है ना अक्सर बंद रोड पर देखा है कि वो बंद रोड पर ट्रैफिक जो है ना जाम होती है और बंद हो जाती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और अगर छोटा सा कोई गाड़ी खराब हो जाए या कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो या कोई नाला टूट जाए या सड़क कहीं टूटी हुई हो या कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही बट्टा बैठ जाता है ट्रैफिक का। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। और बाबू साबू से सगिया तक जो पैकेज 2 जो है और न्याजी चौक तक जो पैकेज 1 का जो मनसूबा है ये भी बड़ा अच्छा मनसूबा है और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इसको बर वक्त मुकम्मल भी किया जा रहा है। और 31 जनवरी की जो है ना वज़ीर आला पंजाब ने इनकी डेडलाइन दी है कि 31 जनवरी तक ये मनसूबे मुकम्मल। अली आप विजिट करके आए, साइट काम मुकम्मल हो जाएगा 31 जनवरी तक? उम्मीद तो है क्योंकि कुछ जगह पे हर्डल्स आ रही थी। कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी वज़ीर आला पंजाब को बताया कि कुछ हर्डल्स हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो उस पर वज़ीर आला पंजाब ने DC ट्रैफिक भी है ना, हाँ DC लाहौर को फौरी तौर पर जो है क्योंकि वो DC लाहौर उनके साथ मौजूद थी वहाँ पे, उनको कहा कि यहाँ पे कैंप लगा के इंक्रोचमेंट जो है वो फौरी तौर पर ख़त्म किया। कुछ मट्टी की ट्रालियों से भत्ता लेने की शिकायत भी थी। अच्छा। उस पर भी वज़ीर आला पंजाब ने CCPO लाहौर को कहा कि जब तक ये प्रोजेक्ट बन नहीं जाता तब तक वो बंदे बाहर ना निकले जो भत्ता वसूल करते हैं। तो इसके बाद वज़ीर पंजाब ने क्योंकि टाइम दिया था, एक टाइम फ्रेम था कि 31 जनवरी तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होना चाहिए। उम्मीद की भी जा सकती है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि जिस रफ्तार से प्रोजेक्ट पर काम जारी है और जिस रफ्तार से वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे दौरे करते हैं उनका अब क्योंकि ये जो महीना है जनवरी का नए साल का,
इसमें अब देखेंगे आप आए रोज प्रोजेक्ट के जो इनॉग्रेशन है वो होगी। पहले उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग की, अब इनॉग्रेशन होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट अब मुकम्मल होना शुरू हो चुके हैं। आपकी एमरजेंसीज जो है हॉस्पिटल्स के अंदर वो काम मुकम्मल हो चुका है। अब कल परसों तक जो PIC में एमरजेंसी बनाई है उसको अपग्रेडेशन की है, वो मेयो हॉस्पिटल, उसके बाद दीगर हॉस्पिटल जो हैं जहाँ पर उन्होंने काम किया वो मुकम्मल होने वाले। तो ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल होने की असल वजह भी यही है कि उनकी बार बार मॉनिटरिंग है वहाँ पे, और वो किसी और को नहीं भेजते, वो साइट पे खुद पहुँचते हैं। अब रात गए वो रावी पे और जो ब्रिज बन रहा है एक्स्ट्रा उसकी तोसी का जो काम चल रहा है वहाँ पे वो पहुँचे हुए थे, और उसके साथ शादरा में जो अलाइड वर्क था वो अभी नामुकम्मल है, उसको मुकम्मल करवाने के लिए उन्होंने हदायत दे रखी है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। यानी इसमें तो कोई वो बात नहीं है कि जी मुकम्मल होगा या नहीं होगा, जिस रफ्तार से चल रहा है, और फॉलो अप क्योंकि लेना बहुत जरूरी है। फॉलो अप बहुत है, फॉलो अप असल वजह भी उम्मीद की जाती है कि काम जो है वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा, बहुत बड़ी सहूलत हो जाएगी ये शहरियों को। ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर कुछ आ जाते हैं जी। इंतखाबात 2024 की तैयारियों के हवाले से शहरियों की सहूलत के लिए पोलिंग स्टेशन की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन की तैयारियां तो भरपूर तरीके से चल रही हैं। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने शहरियों की सहूलत के लिए पोलिंग स्टेशन की तादाद में इजाफे का कहा है। रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का दौरा करके तादाद मजीद बढ़ाने के लिए तजावीज़ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। 8 फरवरी की तारीख है और तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। खोखर साहब जी बिल्कुल, इस हवाले से लाहौर शहर में जो पोलिंग स्टेशनों की तादाद बढ़ाई गई है ये बड़ा अच्छा कदम है। होना चाहिए कि लोगों को एक तो रश कम हो, लोग दूसरों लोगों को घरों के करीब तरीब जो है ना वो एक्सेस सहूलत मिल जाए, वो जाकर बासानी वोट डाल सके। वोट डालने के वाले से लोगों को किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए, और इतना ईजी माहौल होना चाहिए कि लोगों को लाइन में लगने की भी जरूरत ना पड़े, आए अपना फौरी तौर पर सुबह 9 बजे शुरू हो जाए वोट डालना। ये नहीं कि 12 बजे निकले घर से या 4 बजे निकले घर से और जाकर लंबी लाइन में लग जाए, फिर वो मसला बन जाए और इंतजामिया के लिए भी मसला बन जाए, पोलिंग स्टाफ के लिए भी मसला बन जाए, उनको मैनेज करना। लिहाजा सुबह सुबह जाकर अपना वोट डालें और ताकि रश कम हो। और इस वाले से जो और दूसरी ये है इसमें खबर है कि 5820 पोलिंग स्टेशन जो पंजाब के हैं उनको हसास तरीन पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया गया है। उसके लिए CCTV कैमरे लगाने के लिए महकमा दाखिला ने हुक्म दिया है कि वहां पर CCTV कैमरे लगा दी जाए ताकि फुल प्रूफ जो है ना वो सिक्योरिटी इंतजाम किया जा सके और किसी किस्म की जो पोलिंग में हर्डल जो क्रिएट करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जा सके और उसकी फुटेज बनाई जा सके और उसको फिर मॉनिटर किया जाएगा। उन कैमरों को महकमा दाखिला का जो कंट्रोल रूम है जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का बना हुआ है सिविल सेक्रेटरी में, उसके कंट्रोल रूम के साथ उनको लिंक किया जाएगा कैमरों को। IT के जरिए PAT भी बोर्ड इसमें काम करेगा। यानी भरपूर तैयारी की जा रही है जी। दूसरी तरफ कागजी कार्रवाई तो पूरी की जा रही है। हाँ, ये तो आपने सही कहा, ये तो आपने सही कहा। दूसरी तरफ भी तैयारियां पूरी हैं, जो सियासी जमातें कर रही हैं वो भी ज़बानी जमा खर्च में अच्छा खासा टाइम जो है लगा रही हैं। खैर, अब आ जाते हैं नवाज शरीफ का एजेंडा तरक्की है, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, हमजा शहबाज ये कहते हैं। साथ ही साथ N127 में बिलावल की इंतखाबी मुहिम के लिए भी जयाले पुरजोश है। नवाज शरीफ का एजेंडा क्या है? हमजा शहबाज शरीफ साहब ने तो बता दिया, लेकिन कुछ गौर हमें उस तरफ भी करना है जिस आवाम से वोट लेने हैं, उनके मसाइल भी एजेंडे का हिस्सा होने चाहिए। अली मियां शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ एक जलसे में खिताब किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब आप वोट कास्ट करने जाएं तो अपने लीडर का माजी ज़रूर याद रखें। वो लीडर कोई भी हो सकता है, वो खान भी हो सकता है, इमरान खान भी हो सकता है, वो नवाज शरीफ साहब भी हो सकते हैं, वो आसिम जरदारी या बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं। अब उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने वोट कास्ट करना है। अब एजेंडा जो पेश किया है कि तरक्की, देखें नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो भी पंजाब में हुआ या वफाक में हुआ, कुछ न कुछ लोगों को नज़र ज़रूर आया था, लेकिन उसके पीछे भी जो चीज़ें चलती रहीं वो भी सब लोग जानते हैं। अब हम किसी एक पार्टी की तरफ तो बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर इलेक्शन होना चाहिए तो फिर तमाम जमातों को हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल। आप किसी एक जमात के ऊपर पाबंदियां लगाकर उनको आप बाहर नहीं कर सकते, ये भी गलत बात है। हर बंदा इस बात को नोट कर रहा है और आप ये बात लिख लें कि जब आप पर जुल्म हुआ था तो लोग आपके साथ थे, अब आप दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं तो अब दूसरे उनके साथ हैं, उनके साथ भी। तो आपको लिहाजा इन चीज़ों को दूर रख कर
आपस में मिल बैठकर एक मुल्क का होकर सोचना चाहिए। सिंपल सी बात है। ना मैं पीटीआई के हक में, ना मैं नून लीग के हक में, ना मैं पीपल्स पार्टी। मैं सिर्फ अपने मुल्क के हक में। सिंपल सी बात है, मुझे अपना मुल्क बेहतर चाहिए, मुझे यहाँ पे खुशहाली चाहिए, मुझे आपके सियासतदानों से कोई सरोकार नहीं है। तो लिहाजा सब मिलजुल कर बैठ के मुल्क का सोचें। ये मुल्क बहुत पीछे जा चुका है, आप दुनिया से 100 साल पीछे जा चुके हैं। अब इस हद तक पहुंच गए कि हमारे अभी तक हम गैस ही नहीं पूरी कर पाए। ऐसे ही है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो अब तमाम सियासी जमातों के साथ एक तरफा जो बर्ताव है वो करें, उनको आप लेवल प्ले फील्डिंग दें, फिर आप मैदान में आए, फिर आपको पता चलेगा आपकी ताकत, आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, सभी को पता चल जाएगा, सभी को पता चल जाएगा। खैर, बिलावल साहब एन 127 में इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर रहे हैं। खोखर साहब, कैसे देखते हैं आप, पंजाब में जो है वो अब पंजा आजमाई करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में आना चाहिए। ये जो कौमी लीडर होता है तो इसका मतलब है कि चारों सूबों से वो लीडर होते हैं, चारों सूबों के लीडर होते हैं, और इनको दूसरे सूबों से जाकर इलेक्शन करना जो है ये यकजहती, कौमी यकजहती जो है और कौमी वहदत जो है उसको मजबूत करती है। मैं नवाज शरीफ साहब को भी मशवरा दूंगा कि वो भी सिंध से इलेक्शन जाकर लड़े, या बलोचिस्तान के इलेक्शन जाकर लड़े, या KPK से तो वो लड़ ही रहे हैं इलेक्शन, लेकिन सिंध और बलोचिस्तान से भी इलेक्शन लड़ने का सोचें। अगर उन्होंने खुद नहीं लड़ना तो शहबाज शरीफ को, जैसा कि आई थी खबर के कराची से लड़ेंगे, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए इलेक्शन। इमरान खान ने भी कराची से लड़ा था इलेक्शन, और इलेक्शन लड़ना चाहिए दूसरे सूबों से लीडरों को। और कौमी लीडर वही होता है जो दूसरे सूबों से भी इलेक्शन यकसा पॉपुलर हो, अपनी पार्टी को पॉपुलर लेकर आगे चले। और पीपल्स पार्टी जो है, एक वक्त आपको पता है कि 1988 के जब इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने लाहौर की तमाम सीटें जीत ली थी। सिर्फ एक नवाज शरीफ के हल्के का जो नवाज शरीफ जीता था, बाकी सारी कौमी असम्बली के हल्के सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी ने जीत ली थी। और पीपल्स पार्टी का पंजाब में 1971, 1974 के इलेक्शन, 1977 के इलेक्शन में वो पंजाब जो है वोट बैंक रहा है और पंजाब गढ़ रहा है। बड़ा अच्छा वोट बैंक था उनका, लेकिन अब खत्म हो गया। और पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अपना वोट बैंक बहाल करने के लिए वो खामियां तलाश करे कि क्यों वो वोट बैंक खत्म हुआ है, किस वजह से खत्म हुआ है, उसको वापस लेकर आए ताकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी ये बने। और पीपल्स बड़ी अच्छी रवायत है कि उन्होंने सिंध में कौमी सियासत की है, उन्होंने जो अलहदगी की तहरीकें थी उनको सिंध में खत्म किया है, और जो कौम परस्त जमातें थी उनको पीछे किया और कौमी सियासत को आगे लेकर आए हैं, जिसकी वजह। और सिंध के अवाम को भी मैं सलूट करूंगा कि उन्होंने कौमी जमात जो है पीपल्स पार्टी, उनको हमेशा वोट देते हैं, वो किसी कौम परस्त जमात को या अलहदगी पसंद की जमात को। भी मुल्क और कौम की हो रही है, हमें मिलकर यही वक्त है अपने मुल्क के बारे में सोचना है। बहैसियत कौम हमने ये देखना है कि हमारा मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ कैसे जाएगा। बाकी अल्लाह ताला से हम अच्छे की उम्मीद ज़रूर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करने वाले हैं जी कुछ फ़न तामीर के हवाले से आपके साथ गाइडलाइन शेयर करेंगे। बहुत ज़रूरी ये है कि खूबसूरत घर तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो घर जो कि पायदार हो, जो खूबसूरत दिखने के साथ साथ बाद में जब आप घर में रहना शुरू करते हैं तो कभी ये मसला हो गया, कभी ये मसला हो गया। सो बहुत ज़रूरी ये है कि आप माहिराना राय लें, क्योंकि घर आपका वो जगह है जहाँ पर आपको पूरी दुनिया में भी आप फिर के आ जाए ना, सुकून आपको आपके घर में आके मिलता है। सो खूबसूरत भी होना चाहिए, जो आपका कंफर्ट जोन एक होता है ना, उसके लिए जो लवाजमात होते हैं वो भी तमाम पूरे होने चाहिए। कुशादा और खुला घर हो। अब कम स्पेस में लोग परेशान होते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। कुछ गाइडलाइंस हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कलर स्कीम कैसी होनी चाहिए, दीवारें कैसी होनी चाहिए, गर्मियों में आपको ठंडक का एहसास कैसे हो सकता है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो घर बनाते हुए आपको जिनका ख्याल रखना है। माहिराना राय के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। तारुफ कराना चाहूँगी डॉक्टर यास्मीन अहमद, आर्किटेक्ट हैं, साथ ही साथ जाहिद जावेद राजा साहब आर्किटेक्ट हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यास्मीन साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। क्या समझती हैं जो हम घर बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि जी देखने में बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, वो बुनियादी कौन सी चीज़ें होती हैं जो घर बनाते हुए जहन में रखनी चाहिए? थैंक यू सो मच। घर के बारे में जैसे आपने शुरू में कहा कि इसकी तज़ीन व आराइश के साथ इसकी पायदारी, इसकी लाइफ किस तरह हम ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं, इसमें इंटरनेशनल और जितने भी स्टैंडर्डाइजेशन के हवाले से इस वक्त मेजर्स चल रहे हैं, उनमें सब लोग इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि आपको रीजनलिज्म, अपनी लोकल रिक्वायरमेंट्स, अपनी लोकल कंडीशंस को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। वेदर के साथ साथ हम हर जगह दुनिया के हर खत्ते में वर्नाकुलर प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे हमारे मुल्क में भी कुछ इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं।
तो हम एज आर्किटेक्ट्स इस बात को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ प्रमोट करते हुए इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि अपने मुल्क की तरजीहात को सामने रखें। आपकी सोसाइटी का लार्जर पार्ट किस तरह बेनिफिट हो सकता है, उस तरह की कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को इस्तेमाल में लाया जाए। बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट बेस्ड होती हैं। कॉस्ट बेस्ड चीज़ों को जब आपने सोसाइटी में प्रोपेगेट करना है तो उसमें ज़ाहिर है ऐसे इनकम ग्रुप का ख्याल रखना होता है कि जो बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ों को अफोर्ड नहीं करते, तो उनके लिए भी ऐसी लो कॉस्ट स्ट्रैटेजीज़ मौजूद हैं जो अगर आर्किटेक्ट्स को उन जगहों पर काम करने का मौका मिले तो वो यकीनन ऐसी अच्छी कंस्ट्रक्शन की हवाले से सॉल्यूशंस दे सकते हैं जिससे हमारे मुल्क में घरों का रहना, घरों का बनना और लोगों का रहना ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया जा सके। एट द सेम टाइम इको फ्रेंडली भी हो, क्लाइमेट को अच्छा रिस्पॉन्ड करती हों बिल्डिंग्स, गर्मियों में ठंड और सर्दियों में गर्मी, बग़ैर मैकेनिकल डिवाइसेस के कैसे लोगों तक इसका इस्तेमाल करवाया जा सके। सही। जाहिद साहब, आर्किटेक्ट का रोल क्या होता है? हमें लगता है कि हम कोई बस देख दिखा के एक दो घर विजिट कराएंगे अच्छी जगहों पे तो हम आके एक अच्छा सा नक्शा तैयार करके बड़ा अच्छा घर बना सकते हैं, ऐसा मुमकिन है क्या? देखिए, आर्किटेक्ट जो है उसका बड़ा बुनियादी रोल है हाँ किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने में। और आर्किटेक्ट जो है उसकी जो परसेप्शन होती है, ख़ास तौर पे जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी फरमाया कि इंसान की जो ज़रूरियात हैं, जो हर इंसान की ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी बिल्डिंग बनाऊं या अच्छा घर बनाऊं, तो उसमें जो ज़रूरियात को असेस करना, उसको एवेल्यूएट करना एक अच्छे आर्किटेक्ट का काम है। दूसरी बात ये कि आर्किटेक्चर जो है ये एक उसका आइसोलेटेड प्रोफेशन नहीं है, इसमें हमेशा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती हैं। इसमें बहुत से जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट के साथ इंजीनियर्स का, प्लानर्स का, और फिर ये कि आजकल इतनी स्पेशलाइजेशंस आती जा रही हैं कि आप देखिए कि किसी अच्छी बिल्डिंग बनाने में आर्किटेक्ट जो है उसकी प्लानिंग में, उसकी जो बिल्ट एनवायरनमेंट को डेवलप करने में अगर अपना रोल प्ले करता है तो उसकी अच्छी प्लानिंग जो उस एरिया की जो है वो एक अच्छा टाउन प्लानर करता है। इसी तरह जो बहुत से इंजीनियर्स होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो आप जैसे आपने पहले आपको बता रही थी कि उसकी स्टेबिलिटी का बड़ा रोल है। लोग जो हैं अपने जो भी बिल्डिंग तामीर करना चाह रहे हैं वो चाहते हैं कि वो बिल्डिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, स्टेबिलिटी भी उसकी हो, और वो जब उसकी जो एनवायरनमेंट एस्थेटिकली रिच हो, मतलब उसका ऐसा हो कि जो लोग उसको बाहर से अप्रिशिएट भी करें। और हमें ऐसी बिल्डिंग्स भी बनाने की ज़रूरत है जिसमें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, ऐसी बिल्डिंग जो हमारी टोटल बिल्ट एनवायरनमेंट के साथ साथ मैच करती हों। उसके लिए हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं या हमारी जो मतलब उसकी आगाही जो है आर्किटेक्ट्स को बहुत ज़रूरी है। तो आर्किटेक्ट चूँकि इस फील्ड में इस तरह उसकी ट्रेनिंग होती है कि उसको ये तमाम सब्जेक्ट्स पे अबूर जो है वो हासिल होता है और वो सीखता रहता है। और मैं समझता हूँ, मैं 40 साल काम करने के बावजूद अभी अपने आप को एक स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर समझता हूँ, क्योंकि जो हमारी जो आप देखिए जिस तेज़ी के साथ रवायात बदल रही हैं, हमारी सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, उसकी वजह से आर्किटेक्ट का जो रोल है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता जा रहा है। क्योंकि आगे एक आप देखिए कि आर्किटेक्ट जो है जब तक बुनियादी तौर पे उन ज़रूरियात को, उन मामलात को समझेगा नहीं तो एक अच्छा डिज़ाइन तैयार नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अच्छे आर्किटेक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है वो माशरती और जो तब्दीली हैं उनको समझे, ज़रूरियात को समझे, और उसकी जो इंजीनियरिंग जो आमतौर पे लोगों को लगता है कि ये बड़ा एक एक्सपेंसिव सा काम हो जाएगा कि अगर आप आर्किटेक्ट के पास जाएं, वो आपको सारा प्लान बताएं, तो क्या लोगों का ये ख्याल ठीक है? देखिए, एक्सपेंसिव की जो बात है ना, हमारे मुल्क में असल में जिस चीज़ की डेवलपमेंट अभी तक नहीं हो सकी, पाकिस्तान बनने के बाद से आर्किटेक्चर के हवाले से सारी जितनी भी डेवलपमेंट है ना वो प्राइवेट सेक्टर में हुई। जबकि अगर आपने किसी मुल्क में या किसी भी माशरे में चेंज लाना है या उस जगह पे तरक्की देखनी है आर्किटेक्चर के हवाले से, तो आर्किटेक्ट्स का सरकारी महकमों में रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि करंटली बहुत मिसिंग है हमारे मुल्क में। कम आमदनी वाले तबकात तो प्राइवेट प्रैक्टिस अफोर्ड ही नहीं करते। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया ना कि सिर्फ वो लोग आर्किटेक्चर को अवेल कर सकते हैं, वो इसी वजह से बना है कि प्रैक्टिस सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। वेयर एज एक गांव, एक मोहल्ला, एक तहसील, एक ज़िला, एक सूबा,
फिर नेशनल लेवल, इन सब के अथॉरिटीज़ और इदारों में अगर आर्किटेक्ट्स की पोजीशंस मौजूद हों तो ये बिल्कुल वैसे से ही है कि जैसे आपके गांव में एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है, घर में अगर एक टूटी भी लगनी है, एक वॉल भी बननी है, एक डोर भी बनना है, तो उसके पीछे एक आर्किटेक्ट का साथ होना चाहिए। और वो एक कम आमदनी वाला तबका तभी इस्तेमाल कर सकता है जब गवर्नमेंट सेक्टर में लोग मौजूद हों, आर्किटेक्ट्स वहाँ सर्विसेज दे रहे हों। सिमिलरली जो बहुत सारे ऐसे बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट कर रही होती है, उसमें इंस्पेक्शन स्टेजेस, सुपरवाइजिंग स्टेजेस, यानी जो काम जिसका है उसको करना चाहिए, तो आर्किटेक्ट्स को वहाँ पे भी मौजूद होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के वो लोग जो फ़ी लेके काम करते हैं, सिर्फ माशरा उनसे ही इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। नहीं, ये अगर गवर्नमेंट लेवल पर इनकॉर्पोरेट हो जाए तो इट्स फॉर एवरीवन। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। अच्छा जी, अब एक सवाल बड़ा आम सा होता है जब आप घर बना रहे हो, तो अगर आपका 5 मरले का भी घर है, 3 मरले का भी घर है, तो आपको वो कुशादा चाहिए होता है, आपको वो हवादार चाहिए होता है, आपको छोटे घर में भी कमरे बड़े चाहिए होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग में शामिल है कि हम चीज़ों को, स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसको सीखते हैं कि स्पेस को अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल करना है। उसमें जो क्लाइमेट के जो हवाले से हम पढ़ते हैं कि जी कौन सी चीज़ जो है इसमें ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, हवा का रुख किधर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल कि हमारी तरबियत में शामिल है कि जब भी कोई बिल्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं तो इन तमाम बैकअप ऑफ माइंड पे आर्किटेक्ट्स की होता है। और ये मेरा ख्याल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो हर इंसान की ख्वाहिश है कि घर मेरा कुशादा हो, चाहे वो 3 मरले का घर हो लेकिन बहुत खूबसूरत होना चाहिए, कुशादा होना चाहिए और कम खर्च होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तभी होंगी जब अच्छे आर्किटेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे और अच्छी जो मतलब वो जो आर्किटेक्चर प्रैक्टिसेस होंगी। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि मेरा चूँकि गवर्नमेंट के अंदर बड़ा एक्सपीरियंस रहा, आई हैव बीन एलिवेटेड अप टू चीफ आर्किटेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और मैंने बहुत सी मेरा ख्याल है कि आलमोस्ट 30 प्लस जो है ना, ये मैंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डिज़ाइन की और बहुत शानदार बिल्डिंग डिज़ाइन की। तो गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें सम टाइम जो छोटे घर थे वो भी डिज़ाइन करने पड़ते थे और मास स्केल पर डिज़ाइन करने पड़ते थे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ये जो आपने जैसे आप सवाल में आपने ये जुज़ बताया कि कुशादा होना चाहिए, तो नेचुरली जो स्पेस है उसके ऑप्टिमाइजेशन होगी। अगर हमें अंदाज़ा होगा कि वो, तो हमने गवर्नमेंट के अंदर स्टैंडर्डाइज कर रखा था कि कौन सी चीज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए, ऑप्टिमम यूज़ उसका कितना होना चाहिए, उनके मुताबिक जो है स्पेसिस को डिज़ाइन किया जाए। तो उसमें हमें बहुत फ़ायदा होता था कि हमें पता होता था कि किस स्केल में किसी घर को किस मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है होना चाहिए स्पेस वाइज। फिर दूसरा ये होता था कि उसकी जो आप कह लीजिए स्पेसिफिकेशंस कि जो मटेरियल्स आपने इस्तेमाल करना है वो किस लेवल का होना चाहिए। तो नॉर्मली गवर्नमेंट के अंदर बड़ी इकोनॉमिकल बिल्डिंग डिज़ाइन करनी पड़ती थी, जबकि जो मेरा अभी गवर्नमेंट के से बाहर जब मैंने काम किया है तो यहाँ पे लोग कॉस्ट के बारे में इतने कॉन्शियस नहीं हैं जितना कि गवर्नमेंट में होते थे लोग। तीसरी बात जो ज़रूरी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल, कि जब हम अगर टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत से ऐसे मटीरियल्स, बहुत सी ऐसी टेक्निक्स अब आ गई हैं मार्केट के अंदर जिनसे हम अच्छे घरों में अच्छी बिल्डिंग्स को तामीर करने में हम आम पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आर्किटेक्ट्स को मुनासिब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनको मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, इसी तरह जो हमारे ऐसे गवर्नमेंट के इदारे जहाँ पे आर्किटेक्चर या बिल्डिंग के हवाले से जहाँ पे काम हो रहा है, तो मेरा ख्याल अच्छे आर्किटेक्ट्स का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। उससे ये है कि हमें ना सिर्फ अच्छी बिल्डिंग्स मिलेंगी, अच्छी मतलब जो कि तामीर जो है वो अच्छी भी होगी, उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शंस होंगी, उससे आम आदमी को भी फ़ायदा होगा और हम इसमें कम खर्च बाला नशीन वाली बात जो है ना वो हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके लिए ये है कि हमें स्टूडेंट्स को इस तरफ लेकर आना है, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा हमने प्रमोट करना है, तो मुझे बताइएगा कैसा फीडबैक आता है स्टूडेंट्स की तरफ से? देखिए, आर्किटेक्चर जैसे राजा साहब ने अभी जिक्र किया कि आर्किटेक्चर एक ऐसा सोशली रिस्पॉन्सिबल मोड ऑफ एजुकेशन है कि इसमें बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी माशरती वैल्यूज़, माशरती रिक्वायरमेंट्स, क्लाइमेट,
3 तरह की एनवायरनमेंट्स को पढ़ाया जाता है, बिल्ट, सोशल और नेचुरल एनवायरनमेंट। इन तीनों एनवायरनमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया जाता है, उनमें अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप की जाती है। तो ये इतना उस स्टूडेंट्स को बाय द टाइम दे रीच देयर 3rd ईयर्स इतना रिस्पॉन्सिबल कर चुका होता है कि आप आर्किटेक्चर के स्टूडेंट से जब मिलेंगी आप उनमें एक मुख्तलिफ़ किस्म का एंथुजियाज़म एक्सपीरियंस करेंगी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने इन तीनों चीज़ों को अपने टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर के हमेशा बड़े क्रिएटिव और एंथुजियास्टिक होते हैं। दे लाइक टू क्रिएट न्यू थिंग्स एट पार विद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। फर्दरमोर मैं जैसे फ़ीमेल एजुकेशन को डील करती हूँ, तो फ़ीमेल्स का एक बड़ा ख़ास ट्रेंड है इसमें एडमिशन भी लेने का। फ़ीमेल आर्किटेक्ट्स एक लार्जर नंबर में हमारे इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ वेरी गुड मार्क इन द इंडस्ट्री। सो सर, मैसेज आपका क्या होगा देखने वालों के लिए? देखिए, मैं बसीयत आर्किटेक्ट, मैं जनरल पब्लिक को ये मैसेज दूंगा कि आप जब भी कभी आपने कोई बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है वो क्वैक्स से ना करवाएं। इट शुड बी बाय द प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स। अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारे बहुत से ऐसे इदारे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। तो मेरा ख्याल है कि हमें ना एक SOP जो है ना एक बनाने की ज़रूरत है जिसमें जनरल पब्लिक को हम हेल्प कर सकें। तो उस सूरत में अगर अच्छे आर्किटेक्ट्स या अच्छी आर्किटेक्चर टीम्स जो हैं वो हम लोग जैसे हमारी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स हैं, हम ये अभी बहुत से सेमिनार्स कर रहे हैं डिफरेंट एवेन्यूज़ पे। अभी हमने रिसेंटली कल मुल्तान और बहावलपुर में किया, और जिसमें प्रोफेशनल जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पब्लिक को सपोर्ट करना चाह रहे हैं कि आपने अपनी बिल्डिंग्स को कैसे डिज़ाइन करवाना है, आपने उनको तामीर कैसे करना है, और उसकी जब तक सुपरविजन प्रॉपरली नहीं होगी, एक आर्किटेक्ट एक डिज़ाइन को सुपरविजन नहीं करेगा, ये ऐसे ही है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को नरिश करती है। इसी तरह आर्किटेक्ट जो है वो अपने डिज़ाइन को नरिश करता है, उसकी देखभाल करता है। तो मेरा ख्याल एक अच्छा डिज़ाइन बनवाने के लिए अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप आर्किटेक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल वो जो हमारी कौंसिल है वो इतना जनरल पब्लिक को हेल्प कर रही है, हमारे प्रोफेशनल्स को हेल्प कर रही है। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमें लोगों में टाइमली ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, ताकि अगर आप इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा है। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सीएम साहब तो प्रॉपर तरीके से भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस को फैसिलिटेट किया जाए, पुलिस स्टेशन की हालतों को संवारा जाए, और इस पे आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से तेज़ी से काम हो रहा है। अब आवाम को सर्व करना है पुलिस ने, और इसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस पर भी हम बात करेंगे। आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो लेकर आना बहुत ज़रूरी है। अब ये जैसे ही मौसम चेंज हुआ, आप देखते हैं जगह जगह वारदातें होना शुरू हो जाती हैं, तो लोग गैर महफूज इवन अपने घरों में, अपने बिजनेस प्लेसेस पर लोग जाते हैं, सुबह तो पता चलता है जी यहाँ पर डकैती हो गई, रातों रात तमाम सामान लुट गया। सो ऐसे में पुलिस का क्या किरदार है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस क्या इकदाम कर रही है। हमारे साथ जी मेहमान हमारी आज की मौजूद हैं ASP रिजवाना मलिक साहिबा। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले, क्योंकि आप खातून हैं तो ख़वातीन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम एम्पावरमेंट की तो बात करते ही करते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी खातून के साथ कोई वाक़या ऐसा पेश आ जाता है, चोरी, डकैती, राहज़नी, अगर थाने में आती कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, क्या उसका तरीक़ेकार होता है? देखिए, ख़वातीन जब हमारे थाने में आती हैं तो चूँकि ख़वातीन जो हैं वो रिसीविंग एंड पे हमारे पास ज़्यादा हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ख़वातीन जो हैं वो डिलीवरी साइड पर भी उसी तरह से ज़्यादा हों। तो जब हमारे पास एक खातून साइल होती है तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, वही जो कि हर शहरी पाकिस्तान का जो है उसका हक बनता है। इसके अलावा ख़वातीन को और ट्रांसजेंडर्स एक्सेट्रा को भी फैसिलिटेट करने के लिए हमारे तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स का हमने क़याम किया है, जिसके अंदर हम उनको प्रेफरेंशियल बेस पे ट्रीटमेंट देते हैं। ये जो फ्रंट डेस्क है, मुझे इसका रोल बता दें, ये किस तरह से फैसिलिटेट करता है लोगों को? फ्रंट डेस्क जो हमने अपने थाने में बनाया है, बिल्कुल ये एक थाने के हवाले से बहुत एक रिवायती किस्म का इमेज है लोगों के माइंड में, विच इज़ वेरी इंटिमिडेटिंग इन इट्स नेचर। तो हमने उस रिवायती इमेज को ख़त्म करने की कोशिश किया। हमने अपने फ्रंट डेस्क बनाए, जैसे ही हमारे पास कोई भी शख्स कोई भी साइल आता है तो हमारा गाइड कांस्टेबल जो है वो उसको वेलकम करता है और उसको लेके जाता है क्यूमैटिक मशीन की तरफ, जहाँ उसको एक अपनी
बारी के हिसाब से उसको एक टोकन मिल जाता है। अपनी बारी आने पे वो मुतल्लिका काउंटर पे फ्रंट डेस्क के ऊपर जाता है, जहाँ पर उसको उसकी एप्लीकेशन या उसकी ज़रूरत के हिसाब से टैग इशू होता है, और फिर इस तरह से वो अपनी इंक्वायरी ऑफिसर की मदद से दरख्वास्त लिखता है और फिर उसके केस के ऊपर वो फर्दर आगे प्रोसेस करता है। सही। लोग कहते हैं कि अगर कोई चोरी डकैती हो जाती है, थानों में जाएं तो वो इतना पेचीदा अमल होता है कि आपसे इतने क्वेश्चन किए जाते हैं कि आप परेशान होकर रह जाते हैं। इस चीज़ को हम आसान कैसे बना सकते हैं? इसको आसान बनाने के लिए हमने एक तो FIR के इंदराज का दौरानिया जो है उसको हमने पब्लिक किया है। हम उसको पब्लिक के साथ शेयर करते हैं। जैसे ही वो जाते हैं उनको ई-टैग इशू होता है, साथ ही उनको एक कॉपी मिल जाती है जिसके अंदर लिखा होता है कि उनका जो कंसर्न इशू है उस किस्म की, उस नोयत की FIR के दौराज का इंदरानिया, उसका इंदराज का दौरानिया जो है वो कितना होगा। इसके अलावा जो उस पर्टिकुलर सेक्शन के रेलिवेंट SOP होती है वो हम उसके साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 489 का केस है, फेक चेक का केस है, तो उसके अंदर लिखा होता है कि उसने कौन कौन से कंसर्न डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। इसके अलावा इसी डॉक्यूमेंट के ज़रिए जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स होते हैं वो अपने अंडर सर्विंग ऑफिसर्स को इसके ज़रिए मॉनिटर भी कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम। सो इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, हम बात करते हैं कि जी हमने आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, सो पुलिस का काम भी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जगह जगह नाके जो लगाए जाते हैं, अब जैसे अंधेरा जल्दी हो जाता है, वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो ख़ास तौर पे मॉडल टाउन में हिकमत अमली आपकी क्या है? पेट्रोलिंग क्या बढ़ा दी जाती है, क्या तरीक़ेकार होता है? बिल्कुल, जैसे आपने पहले कहा कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारे क्राइम का टाइम जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वो अर्ली आवर्स में हो जाता है, क्योंकि डार्क आवर्स जो है वो हमारे जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं 5 बजे के बाद से। तो हम इस हिसाब से अपनी पेट्रोलिंग को भी शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमारे क्राइम आवर्स शिफ्ट होते हैं, जल्दी शाम हो जाती है, तो हमारी पेट्रोलिंग जो है वो भी उस हिसाब से हम उसको जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं, और फिर हम उसको चेकिंग और वो सारा कुछ हम उस टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे कि मैं अपनी टीम्स को चेक कर रही होती हूँ, तो मैं स्पेशली उन टाइम्स में निकल कर मॉनिटर करती हूँ अपनी टीम्स को, ताकि मुझे मालूम हो सके कि किस तरह से कंप्लाइंस क्रिएट हो रही है। उसके अलावा हॉटस्पॉट्स की बेसिस के ऊपर हम अपनी पेट्रोलिंग के नाके और पिकेट्स और ये सारी चीज़ें इनको शिफ्ट करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं। क्राइम रेशियो जानने के लिए क्या कोई मॉनिटरिंग, क्या कोई आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं जिसमें पता चले कि भाई पूरे महीने में क्या कारकर्दगी रही है आपकी? FIR सबसे पहले तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। फिर हम उस FIRs का एनालिसिस करते हैं, उनके ब्रीफ्स बना के स्पॉट्स को शॉर्ट लिस्ट करना, किन स्पॉट्स के ऊपर ज़्यादा क्राइम हो रहा है, किन टाइम्स के अंदर, पैटर्न्स उससे हम डेवलप करते हैं। उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम अपनी डिलीवरी भी उसी हिसाब से करते हैं। इसके अलावा हमारी मंथली और बाय मंथली भी मीटिंग्स होती हैं, क्राइम मीटिंग्स होती हैं, जो कि हर एंड पे हो रही होती है, हर सतह पर। SDPO अपनी कर रहा होता है, SP अपनी कर रहा होता है, इस तरह CCPO के लेवल तक जो है वो क्राइम मीटिंग्स हो रही होती हैं। सो ये ऊपर से नीचे तक जो हमारी हायरार्की है, हायरार्की के हर स्टेप के ऊपर क्राइम मीटिंग्स हो रही होती हैं। SHO अपनी टीम के साथ कर रहा होता है, डेली बेसिस के ऊपर हम ब्रीफ कर रहे होते हैं। जैसे ही हमारी शिफ्ट निकलती है बाहर पेट्रोलिंग के लिए, तो उनको उनका जो कंसर्न पेट्रोलिंग इंचार्ज होता है वो मौके पे ब्रीफ करता है। हम भी जैसे उनको सुपरवाइज करते हुए मौके पे जाते हैं, मैं उनको चेक करती हूँ, वहाँ पे भी मैं इस हिसाब से उनको चेक अलर्ट और ब्रीफ करती हूँ। ठीक है, खिदमत मरकज़ से आप मुझे बता दें रोल क्या है और वहाँ पे कैसे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है? खिदमत मरकज़ का जो कंसेप्ट है वो कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग का है, यानी कि जो एक पुलिस का रवायती इमेज है उससे हटकर पुलिसिंग करना। इसके अंदर हम लोग तकरीबन 16 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ, एंड दे आर ऑटोमेटेड, दे आर सेंट्रलाइज्ड। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसके अंदर हम लर्नर लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस और इसके अलावा FIR के उसके हसूल की कॉपी का हसूल करना वहाँ से, एंड देन आपकी टेनेंट रजिस्ट्रेशन, मुलाजमीन का रजिस्ट्रेशन वगैरह, और इस तरह की कई और चीज़ें हैं, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, ये सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल रहा होता है। इसमें भी हमारा वही SOP है कि जैसे ही कोई बंदा आता है सबसे पहले उसको एक क्यूमेटिक स्लिप इशू हो जाती है, फिर वो अपनी बारी आने पर मुतल्लिका काउंटर पे जाता है, और हर PC के ऊपर जो है तमाम फैसिलिटीज़, 16 फैसिलिटीज़, मोर देन 16 फैसिलिटीज़ हैं जो हम हर कंप्यूटर के ऊपर मिल रही होती हैं। इसके अलावा हमने एम्बियंस के ऊपर काम किया, खिदमत मराकज़ की, हमने उसकी एम्बियंस को बहुत ज़्यादा कॉर्डियल, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कर दिया। एक पुलिस का जो नेचुरली एक इमेज होता है उससे हट कर, तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग के अंडर हुआ है। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। हम लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर खिदमत मरकज़ का विज़िट कीजिए अगर आपके साथ खुदा न खास्ता अगर कोई इशू है
या कोई ID कार्ड वगैरह गुम हो गया, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी आपको फराहम की जा रही है। तो आप जाइए और ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात कल सेम टाइम पर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।